हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। मैं आपके लिए राजस्थान भूगोल की जो कार्यशाला चल रही है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहे हैं और टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हर परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। अब तक हमने सामान्य चीजें कर ली है और मैं आपको बता दूं, यकीन से बता दूं, अगर हम इस टॉपिक को कर लेंगे तो यहां से क्वेश्चंस हम लगभग सब कर लेंगे, कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो लीजिए हम शुरू करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि भौतिक प्रदेश होते क्या हैं। आप ये समझिए, पहली बात राजस्थान की बात करें, क्या राजस्थान में भौतिक प्रदेश है? भारत में नहीं है क्या? या विश्व में नहीं है क्या? तो ये चीज समझने वाली होगी। देखिए, भौतिक प्रदेश का मतलब क्या होता है कि उच्चावच के आधार पर, हम यूं बात करें, उच्चावच के आधार पर या धरातल की बनावट के आधार पर, धरातल की बनावट के आधार पर किसी जो हम जो चीजें देख सकते हैं, जिस प्रदेश को बांटा जाता है उसे हम भौतिक प्रदेश कहते हैं, खासकर उच्चावच के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेश। जैसे भौतिक भूगोल में हम, आप अगर भूगोल के विद्यार्थी भी है तो आपने समझा होगा कि भूगोल में जैसे हम चीजों को देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जैसे हमारे पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, है ना, समतल मैदान है, इन सब का, मरुस्थल है, इन सब का अध्ययन यहाँ पर करना पड़ता है। तो लीजिए हम राजस्थान की भौतिक प्रदेश को पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं उच्चावच के आधार पर। थोड़ा सा यूं समझिए, जैसे मैं भारत के रेफरेंस में लेता हूं, आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। भारत के रेफरेंस में लेता हूं तो आप यूं समझिए कि यहां पर जैसे मान लीजिए आपके हिमालय है, यहां पर आपका दक्षिण का पठार है, यहां पर आपका मरुस्थल है और यहां आपका मैदान है। तो आप अगर देखेंगे आपके समझ में आएगा कि यहां पर अगर हम बात करें, ये तो हिमालय की ऊंचाई ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये उच्चावच में ऊंचा हो गया। जैसे मैदान में आएंगे तो ये भाग नीचा हो गया, पठार में जाएंगे तो ये भाग ऊंचा हो गया। तो उच्चावच के आधार बांट रहे हैं ना। तट पे आएंगे तो ये भाग वापस पुनः नीचा हो गया। मैदान से मरुस्थल में आएंगे तो ये भाग वापस नीचा हो गया। तो ये हमने उच्चावच के आधार पर बांटा है। बात क्लियर है आपके? उच्चावच के आधार पर हम भौतिक प्रदेशों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लीजिए, ये हमारा प्यारा राजस्थान है। अब राजस्थान में अगर हम बात करें, भौतिक प्रदेशों की बात करें, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये भौतिक प्रदेश का विभाजन सबसे पहले किसने किया, है ना, और सबसे पहले जरूरत क्यों आई? तो जरूरत का मैं बता सकता हूं आपको कि अध्ययन की सुविधा के लिए आई है, अध्ययन की सुविधा के लिए। और सबसे पहले यानी सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम राजस्थान का, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन, भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन किया गया ना बेटा, वो किया गया है वीसी मिश्रा जी द्वारा, वीसी मिश्रा जी द्वारा, ठीक है। वीसी मिश्रा जी ने किया था सर्वप्रथम, है ना। कब किया था? 1968 में किया था। कब किया था? 1968 में किया था। किताब कौन सी थी इनकी? इनकी किताब का नाम वही है जो हम सब पढ़ते हैं, मतलब मुख्यतः किताब का नाम यही रहता है, राजस्थान भूगोल, ठीक है। राजस्थान भूगोल तक 1968 में इनकी किताब आई थी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कितने भाग किए थे? आपके दिमाग में आना चाहिए, कितने भाग किए थे भाई? मिश्रा जी हैं, 7 भाग मिश्रा जी हैं। तो मिश्रा जी से मान लीजिए ये 7, यानी ये 7 जन्म तक हमारे साथ रहेंगे मिश्रा जी, वीसी मिश्रा जी। तो 7 भाग किए थे उन्होंने। वीसी मिश्रा जी जो है वो 7 जन्म तक हमारे साथ रहेंगे इस किताब के साथ में। तो 7 भाग किए थे, ठीक है। अच्छा, 7 भाग कौन से हैं? लीजिए हम यहां पर देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप भौतिक प्रदेश क्या कर रहे हैं, हम उच्चावच के आधार पर कर रहे हैं बेटा। और देखिए, हर एग्जामिनर या हर जो बुक लिखता है वो अपने हिसाब से करता है। अगर मैं वही चीज दोहरा दूं तो फिर वो आप थोड़ी पढ़ेंगे। सबने अपने अपने हिसाब से परिवर्तन किया। अंत में हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम कौन सी किताब को पढ़ रहे हैं, कौन से वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं, वो हम लास्ट में बात करेंगे। इन्होंने ये बात करी कि जो नहरी क्षेत्र है, गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, जहां पर आपके इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर है, इसका नाम दे दिया इन्होंने और इसको बांट दिया नहरी क्षेत्र। यानी पहला जो वर्गीकरण था वो इनका था नहरी क्षेत्र, ठीक है। दूसरा जो आप जानते हैं, आपके जो यहां से आती है बिल्कुल यहां पर से, और ये सिरोही इधर से आता है, ये आपका, अगर हम इसको बात करें, अरावली। दूसरा भाग इन्होंने दिया अरावली। क्या नाम दिया? अरावली। अरावली प्रदेश कह सकते हैं आप। ये इनका दूसरा भाग था। ये पहला भाग था, ये दूसरा भाग था। अरावली के बाद में जो इनके पास में यहां पर मरुस्थल आता है, तो मरुस्थल को इन्होंने 2 भाग में बांटा। मरुस्थल को जैसे मान लीजिए 25 सेंटीमीटर लाइन से हम बाद में बात कर लेंगे। ये तो हो गया आपका शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, और यहां पर हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखिए मैंने क्या कहा था,
उच्चावच के आधार पर, धरातल की बनावट के आधार पर और जलवायु के आधार पर। यहां पर देखा कि शुष्क मरुस्थल है, चारों तरफ रेत है। यहां पर देखा इन्होंने कि भाई यहाँ पर रेत है, साथ में कुछ वनस्पति भी है, तो अर्धशुष्क बांट दिया। यानी पूरा इन्होंने धरातल को जो देखा, ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से काम चल रहा है। तो अर्धशुष्क मरुस्थल हो गया जी, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है जी। अच्छा, पांचवा देखिए आप, पांचवा अगर आप यहां से बात करेंगे, यहां से यूं बात करेंगे आपके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हाड़ौती का हो गया, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश हो गया। तो ये और ये भाग आपका हो गया मैदान। तो ये हो गया आपका पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। ठीक है। अच्छा, और ये भाग हो गया आपका, जो ये आपका पांचवा हो गया, और ये छठवा हो गया दक्षिणी पूर्वी पठार कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहां पर से जो ये बेल्ट थी, ये आपके धौलपुर की, सवाईमाधोपुर की, करौली की, ये वाली जो बेल्ट थी, ये वाली, इसको इन्होंने नाम दिया चंबल बीहड़। क्या नाम दिया इन्होंने? चंबल बीहड़ दिया, चंबल बीहड़। ठीक है। तो ये इन्होंने 7 भाग बांटे, मिश्रा जी ने 7 भाग बांटे हैं। क्लियर है आपको चीजें, है ना? मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला इन्होंने लिया नहरी क्षेत्र लिया, बिल्कुल सर, बिल्कुल याद हो गया हमको। दूसरा इन्होंने मरुस्थल लिया, तो 2 भाग कर दिए, शुष्क मरुस्थल किए सर, और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल किए। यहां पर मैं आपको याद कराऊंगा बेटा, मेरा लिखने का नहीं है, लिखने का तो पूरे एग्जाम में हर जगह फैला हुआ है, हर जगह मिल जाएंगे आपको, याद करने का तरीका है। अब नक्शे में देखिए, आप नक्शे में अज्यूम कीजिए अरावली आ गई सर, अरावली मध्य भाग में, तो इन्होंने अरावली बता दी सर, अरावली बता दी। ठीक है। पांचवा इन्होंने अपना पूर्वी मैदान बता दिया सर, पूर्वी मैदान बता दिया। छठवां इन्होंने हमारा दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश बताया सर, ठीक है ना। और आठवां इन्होंने सातवां इन्होंने अलग से बताया, जिसको बोलते हैं चंबल बीहड़ बोलते हैं, है ना। ये अब तो हम इसमें पढ़ लेते हैं, दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश में पढ़ लेते हैं वर्तमान में, लेकिन इन्होंने अलग भाग किया था। तो ये हमारे पास में आ गया। ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम देखें, आगे क्या हुआ सर? आगे क्या होता है, फिर हर विद्वान अपना चेंज करता है बेटा। तो दूसरा एक वर्गीकरण बनाता है, और वो करते हैं ए के सेन। कौन करते हैं? ए के सेन साहब करते हैं। और ए के सेन साहब करते हैं 1900 आपके, उन्होंने ये मान लीजिए 68 में किया था, इन्होंने भी 1968 में किया। लेकिन यहां पर केवल नाम याद रखना है, इनके बारे में इतना ज्यादा अपन डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो ए के सेन साहब ने किया। अच्छा, इन्होंने भी कुछ परिवर्तन किए होंगे। अब आगे जो तीसरा वर्गीकरण करते हैं, वो करते हैं रामलोचन सिंह। आपको अभी बता दूं, अभी भी हम इनमें से किसी भी भूगोलविदता के वर्गीकरण को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। हम किसके वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं वो बात करेंगे। रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह, इन्होंने जो वर्गीकरण किया वो 1971 में किया। पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम इनका वही राजस्थान भूगोल था। ठीक है, राजस्थान भूगोल था। और इन्होंने किसके आधार पर किया? वही उच्चावच के आधार पर। हम उच्चावच कह सकते हैं, धरातल की बनावट कह सकते हैं, और जलवायु कह सकते हैं। धरातल की बनावट और जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किया। ठीक है, रामलोचन सिंह जी ने किया 1971 में। ये हमारा वर्गीकरण। अच्छा, इन्होंने वर्गीकरण कैसे किया? इन्होंने वर्गीकरण किया, देखो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, है ना। अब देखिए, इसमें 2 तो मुख्य भाग थे, है ना। 2 तो आपके मुख्य भाग थे, जैसे मान लीजिए प्रदेश, मान लीजिए आपके ये क्या थे, ये आपके भाग थे, और ये आपके उपभाग थे। एग्जाम में कहीं नहीं आता, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं दे रहे हैं, तो वहां पर इसका वर्गीकरण आ सकता है। तो हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, आपको बता देता हूं आपको ना, अगर हम कर रहे हैं तो कुछ चीज को अच्छे ढंग से कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन 2 प्रदेश क्या बांटे इन्होंने बांटा, एक तो बांटा राजस्थान, और एक बांटा राजस्थान पठार। राजस्थान पठार, ये 2 भाग बांट दिए। ठीक है। अब इन्होंने इन 2 भाग के 4 भाग किए। क्या भाग किए सर? एक तो किया राजस्थान का, राजस्थान मरुस्थल, और एक किया बांगड़। क्या किया? बांगड़, है ना। आप सोचेंगे सर ये क्या चल रहा है? कुछ ही नहीं है बेटा, इन्होंने क्या किया समझ लीजिए। इन्होंने क्या किया, एक तो राजस्थान बांट दिया और एक पठार बांट दिया। अब इन्होंने क्या किया, मरुस्थल, तो मरुस्थल में सारा आ गया। बांगड़ में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो बांगड़ में नहरी क्षेत्र भी आता है, बांगड़ में शेखावटी भी आता है, बांगड़ में नागौर भी आता है, और उच्च भूमि और लूनी भी आता है। तो इन्होंने अलग नाम दिया। मैंने कहा था अगर अलग नाम नहीं देंगे तो फिर इसको पढ़ेगा कौन, है ना। तो वो तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, तभी तो कुछ एग्जामिनर मतलब किताब छपेगी, उसको चीज पढ़ेंगे। तो ये इन्होंने अलग तरीके से किया। राजस्थान पठार का इन्होंने नाम दिया,
अरावली का पठार, मैंने बताया था आपको, अरावली पूरे पठार को ले लिया, और साथ में इन्होंने ले लिया चंबल बेसिन। क्या ले लिया? चंबल बेसिन। आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। 2 और 4 भाग हो गए। अब 12 भाग कौन से हैं? 12 भाग देखिए, राजस्थान मरुस्थल को इन्होंने नाम लिया। एक तो लिया इन्होंने जैसलमेर, जो मैन थे, बीकानेर, और एक ले लिया इन्होंने बाड़मेर। क्या ले लिया? बाड़मेर। इसको अपन थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो 1 2 3। बांगड़ में जो हम पढ़ेंगे, एक तो घग्गर पढ़ेंगे, जिसको नहरी क्षेत्र भी कह देते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे शेखावटी, ये इन्होंने लिया, जो वर्तमान में भी हम पढ़ रहे हैं। एक लिया इन्होंने नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, और एक इन्होंने लिया लूनी बेसिन। क्या लिया? लूनी बेसिन लिया। ठीक है ना? ये भाग हो गए। अच्छा, अरावली पठार में क्या हुआ सर? अरावली पठार में जो पढ़ते हैं हम, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, और दक्षिणी अरावली। चंबल बेसिन में क्या लिया? इन्होंने लिया उच्च चंबल बेसिन और निम्न चंबल बेसिन, निम्न चंबल बेसिन। तो देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 भाग यहां पर हो गए। ठीक है, तो ये रामलोचन सिंह जी का वर्गीकरण है। एग्जाम में नहीं आता है कहीं पर भी, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। अगर आप बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। उस तक किताब में कहीं नहीं मिले, लेकिन आपको देखिए, राजस्थान मरुस्थल हो गया, ये बांगड़ हो गया। बांगड़ का मतलब जो अर्धशुष्क मरुस्थल, जो हमने अलग नाम दिया था ना, अभी अपने किया था किन का, अभी हमने मिश्रा जी का किया था, वो वाला है। ये पठार हो गया अरावली का, ये चंबल बेसिन हो गया। ठीक है, चंबल बेहड़ जो था, ये चीजें हो गई। अच्छा, 3 वर्गीकरण हो गए। अब समस्या याद कैसे 3 वर्गीकरण याद कैसे करें? आपने बता दिया कि वीसी मिश्रा ने दे रहे हैं, आपने बता दिया AK सेन दे रहे हैं, और आपने बता दिया रामलोचन सिंह दे रहे हैं। तो इसको याद करने का तरीका बताता हूं आपको। ये 1968 में बताया सर आपने, ये भी 1968 में बताया, ये 1971 में बताया। तरीका देखिए आप, बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है कि आजकल हम कोई मूवी देखते हैं तो आप पेन ड्राइव लगा लेते हैं या ऑनलाइन देख लेते हैं। पहले सीडी थी, और सीडी से पहले आप शायद हुए नहीं होंगे, आप छोटे थे, लेकिन आपने सुना होगा कि सीडी से पहले VCR होता था। VCR होता था, बिल्कुल होता था सर। VCR में कैसेट आती थी, उसमें घर पे टीवी लाया जाता था। पूछना आप अपने, रंगीन टीवी होता था, उसमें 3 कैसेट होती थी, और वो टीवी लगाता था, और सब उसको आनंद के साथ में सब मिलकर बैठ के देखते थे। तो यही जो आनंद है वो हम यहां से प्राप्त करेंगे। देखिए, VCR, तो VC तो हो गया मिश्रा जी, VC मिश्रा। A हो गया आपका AK सेन, और R हो गया रामलोचन सिंह। क्या हो गया? रामलोचन सिंह। तो ये वर्गीकरण का क्रम हो गया, याद हो जाएगा। VCR, तो VC यानी मिश्रा जी, A यानी AK सेन, और R यानी रामलोचन सिंह। ये 3 वर्गीकरण हो गए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, है ना, यहां पर हम कर रहे हैं हम आ रहे हैं अंतिम वर्गीकरण में। तो एक चीज बताना चाहूंगा आपको, यहां पर देखिए भारत के रेफरेंस में, कि सर अभी आपने कहा था कि क्या वर्गीकरण जो है केवल राजस्थान का ही है क्या, भारत का नहीं है क्या? अरे नहीं भैया, वर्गीकरण सबका है। सबका कैसे है? देखिए आप, बिल्कुल अच्छी सी कहानी है। मैंने आपको जो भी बताया था उच्चावच के आधार पे, अगर मैं यहां पर ले लेता हूं कि सर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट जा रहा है, ये सर क्या है? हिमालय है सर, ये हिमालय है। यानी हम इसको दूसरा नाम ले सकते हैं, ये पर्वतीय प्रदेश है सर, ये पर्वतीय प्रदेश है। उच्चावच के आधार है, ऊंचाई क्या है, बिल्कुल ध्यान समझना। तो क्या राजस्थान में भी है क्या सर? बिल्कुल है सर, राजस्थान के अंदर भी है। यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए, राजस्थान के अंदर भी यहां पर है। तो ये क्या हो गया? यहां पर अरावली हो गया। हुआ या नहीं हुआ बताइए? ठीक है, अरावली हो गया। अच्छा जी सर, आगे बताइए। अच्छा, यहां से अगर आप देखेंगे, यहां पर पठार है, दक्षिण का पठार है यहां से, है ना। थोड़ा सा मैंने इसको क्या जूम किया है, इसलिए तो नक्शा थोड़ा सा छोटा लग रहा है, समझ लीजिएगा। ये आपका दक्षिण का पठार है, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार भी कह देते हैं, इसको हम दक्षिणी पठार भी कह देते हैं। तो जब पठार भारत में है आपके, अच्छा तो क्या राजस्थान में भी है? क्या बिल्कुल है, लेकिन हम पर्वत से पहले देखते हैं कि पर्वत से हम ऊंचाई पर थे, ऊंचाई से हम नीचे उतरे सर, बिल्कुल नीचे उतरे। तो ये क्या है सर? ये उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है। तो हमारी अरावली से भी आप नीचे उतरेंगे ना सर, बिल्कुल नीचे उतरेंगे ना, यहां पर ये तो ऊंचा प्रदेश हो गया, उच्चावच के आधार पर ये नीचा हो गया, तो ये पूर्वी मैदान हो गया। ये क्या हो गया सर? पूर्वी मैदान हो गया, दूसरा भाग हो गया। बिल्कुल क्लियर है सर। फिर इसके बाद पठार पे आएंगे तो वापस ऊंचा स्थान आ जाएगा, पठार क्या आ जाएंगे? पुनः ऊंचा स्थान आ जाएगा। तो सर यहां पर भी पठार आ गया, ये आपका जो पठार आ गया, ये वाला जो हिस्सा है, ये पठार आ गया। ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठार आ गया, ये भी ऊंचा स्थान हो गया, उच्चा वच के आधार पे।
यहां से मरुस्थल में जाएंगे आप, इधर से मरुस्थल में चल जाइए, वैसे तो ये वाला भाग आ जाएगा, थोड़ा सा ये वाला भाग आ जाएगा, ये भाग वापस निम्न है, तो इधर भी सर ये निम्न भाग आ जाएगा, ये भी मरुस्थल हो जाएगा, शुष्क मरुस्थल। तो जो हम यहां पढ़ रहे हैं वो यहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हमने मरुस्थल पढ़ लिया, हमने अरावली पढ़ ली, मैदान पढ़ लिया, पठार पढ़ लिया, लेकिन यहां पर समुद्र है बेटा, यहां पर क्या है, यहां पर समुद्र है, समुद्र है चारों तरफ, ठीक है ना। तो ये तटीय प्रदेश है, तटीय प्रदेश, ठीक है ना। यहां पर एक और विभाजन होता है तटीय प्रदेश, लेकिन हमारे यहां समुद्री सीमा नहीं है, इसलिए हम तटीय प्रदेश को नहीं पढ़ेंगे, तट को हमको नहीं पढ़ना। अच्छा, यहां पर देखेंगे तो यहां पर द्वीप भी हैं आपके, यहां पर जैसे लक्षद्वीप, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप देख रहे हैं आप। हमारे जब तटीय प्रदेश समुद्र नहीं है तो हम द्वीप भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमको चीजों को सोचकर पढ़ना है कि चीजें अलग अलग नहीं है। वहां पर हम हिमालय पढ़ रहे हैं तो यहाँ अरावली पढ़ रहे हैं, हम वहां पर उत्तर का विशाल का मैदान पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम पूर्वी मैदान पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर अगर दक्षिण का पठार पढ़ रहे हैं तो दक्षिण पूर्वी पठार पढ़ रहे हैं, और अगर हम यहाँ मरुस्थल पढ़ रहे थे, हम मरुस्थल पढ़ रहे हैं। और एक चीज और क्लियर करूंगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हम आगे बात करेंगे। अगर आपसे पूछे कि मरुस्थल किसका भाग है, तो थार के मरुस्थल का भाग है। भारत ये आएगा कि राजस्थान का यह भूभौतिक प्रदेश भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो मरुस्थल यहाँ का हिस्सा हो गया। अरावली को आपके प्रायद्वीप पठार का हिस्सा माना गया क्योंकि प्राचीन है ना, आपके हिमालय का कोई हिस्सा नहीं है। आपके दक्षिणी पूर्वी पठार को भी प्रायद्वीप पठार का हिस्सा माना है, और पूर्वी मैदान का हिस्सा है, उत्तर का विशाल मैदान का हिस्सा है, ठीक है। तो ये चीजें आपके बिल्कुल सामान्य सी चीजें आपके हो गई है, ठीक है। तो हम ये चीजें कर रहे हैं। अब इसके अलावा देखिए आप, जो मैं आपसे बात कर रहा था, तीसरा वर्गीकरण जो अंतिम वर्गीकरण है वो आप देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आ रही होगी चीजें। आप नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि मैं उसमें अपने कुछ चेंजिंग कर लूं अपने यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे, अब तीसरा वर्गीकरण जो होता है, जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, वो है एच.एम. सक्सेना साहब का, हरि मोहन सक्सेना साहब का है, 1994 में दिया गया था। किताब का नाम था राजस्थान भूगोल था, और इन्होंने क्या दिया, धरातल की बनावट व उच्चावच के आधार पर, जलवायु भी लिख सकते हैं, धरातल की बनावट और उच्चावच के आधार पर ये वर्गीकरण दिया, ठीक है। ये सर्वमान्य वर्गीकरण है, सबसे ज्यादा है, हम इसी वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी चीजें देखो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। भौतिक प्रदेश की बात कर ली तो हम वहां पर बिल्कुल हिस्से में हम उस चीज को कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्गीकरण क्या है, कुछ भी नहीं है सर, जो आपने बताया, अभी आपने जो बताया ना सर, यही वर्गीकरण है। ये 1 2 3 4, क्योंकि ये तो सामान्य वर्गीकरण किया आपने यहां से, तो इन्होंने बिल्कुल सरल कर दिया था। और सरल कैसे कर दिया था, देखिए 4 वर्गीकरण किए इन्होंने, किए 4 भाग। कितने किए, 4 भाग किए हैं। 4 भाग कैसे किए हैं, अगर हम देखें यहां पर कि पहला तो हमारे पास में आई है, जैसे यहां से बात करें कि पहली हमारे पास में जो आया है वो है अरावली। पहली हमारे पास में क्या है, अरावली, ठीक है ना, ये अरावली आ गई, ठीक है। तो पहला भाग हो गया अरावली, पहले यहां लिख देता हूं, मैं यहीं लिख देता हूं अरावली, ठीक है। दूसरा भाग आपके पास में हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, 2 भाग हो गए। तीसरा भाग हो गया आपका पूर्वी मैदान, क्या हो गया, पूर्वी मैदान हो गया। और चौथा भाग होगा आपका, हो गया आपका दक्षिणी पूर्वी पठार भी कह सकते हैं, या फिर हाड़ौती का पठार भी कह सकते हैं। ये भाग हो गए जो हम पढ़ेंगे बिल्कुल। पहला हो गया अरावली प्रदेश, प्रोफेसर एच.एम. सक्सेना साहब का। आप किताब लाएंगे, किसी भी किताब पढ़ेंगे तो आपको सक्सेना साहब की किताब दी जाएगी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है, और यही सर्वमान्य है। दूसरा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये हम देख लेंगे। तीसरा हम देखेंगे पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान पढ़ना है हमको, ये भी हम करेंगे। और चौथा हम करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार, या हम ले सकते हैं हाड़ौती। ये क्या ले सकते हैं हम, हाड़ौती का मैदान, हाड़ौती का पठार। ये इन्होंने दिया, अंतिम वर्गीकरण है, और इसी वर्गीकरण को हम पढ़ रहे हैं, इसी वर्गीकरण को हम पढ़ रहे हैं अरावली पर यहां पर। अब आप सुनिए, इसके बाद इन्होंने भी विभाजन किया है अरावली का, उत्तरी मध्य दक्षिणी, फिर इसका भी किया पश्चिमी शुष्क अर्धशुष्क, वो हम चीजें बाद में पढ़ेंगे। तो आपकी क्या हो गए, भौतिक प्रदेश आ गए, ठीक है ना। हमने ये भौतिक प्रदेश यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब ये भौतिक प्रदेश कैसे बने, हमको ये भी पढ़ना है कि भैया अरावली कैसे बनी, किस काल में बनी। आपने नाम पढ़ेंगे, जुरेसिक कल्प का कौन सा होता है, क्रिटेशियस कल्प कौन सा होता है, कार्बोनिफेरस कल्प कौन सा होता है। मैं आपको सब चीजें बड़े विस्तार से कराऊंगा, और ये मैं आपको एक ऐसा कराऊंगा कि आप हर एग्जाम की तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम किसको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भौतिक प्रदेश को। और भौतिक प्रदेश का मतलब हमारे राजस्थान में अरावली हो गई,
मरुस्थल हो गया, पूर्वी मैदान हो गया, दक्षिणी पूर्वी पठार हो गया। इसको मैं यहीं पर होल्ड कर रहा हूं क्योंकि इसको हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, एचएम सक्सेना साहब को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा इस चीज का। अच्छा, एक चीज और कराना चाहूंगा आपको, आप देखिए, अगर हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश का विभाजन करते हैं, भौतिक प्रदेश का विभाजन करते हैं साहित्यिक रूप में, अगर साहित्यिक रूप में करें तो बेटा 3 है, आपको बताया भी था, मैं दोबारा बताता हूं, मरु, मेरु और माल। ठीक है ना। मरु का मतलब होता है मरुस्थल, समतल मैदान पे होता है। मेरु का मतलब होता है पर्वतीय प्रदेश, और माल का मतलब होता है पठार, माल का मतलब होता है पठार। ठीक है ना। तो मरुस्थल कौन सा है हमारा, वही आपका जो किया था पश्चिमी मरुस्थल है हमका, उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर हम किसको पढ़ेंगे, अरावली को पढ़ेंगे, और यहां किसको पढ़ेंगे, हम हाड़ौती को पढ़ेंगे, है ना। और एक भाग बच गया, वो है हमारा पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, है ना। ये जो भाग है ये मरुस्थल, मेरु और माल, ये हमारे उसमें काम लिए गए हैं, साहित्यिक भाषा में इसलिए दिए गए। कुछ बच्चों के कंफ्यूजन ये भी रहता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सर पठार क्या होता है, मुझे शुरू में बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर यहां पर अगर हम बात करें, ये हमारा राजस्थान है, प्यारा राजस्थान है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में हम यूं ही थोड़ी देखते हैं, कुछ चीजें तो होगी ना। तो चीजें क्या है सर, चीजें ये है कि सर हम अरावली देखते हैं, ये हमारे पास में पर्वत है, हमने पर्वत देख लिया। ये हमने क्या देख लिया सर, मरुस्थल देख लिया। ये हमने क्या देख लिया सर, ये मैदान देख लिया। और यहां से ये हिस्सा क्या देख लिया सर, ये पठार देख लिया। तो हमने इसका वर्गीकरण क्यों किया कि हम ये चीजें देख रहे हैं, यहां पर हम जब देख रहे हैं, दृष्टि से देख रहे हैं, तो हमको मरुस्थल मिल रहा है। अब चाहे उस मरुस्थल का नाम पश्चिमी शुष्क मरुस्थल हो, चाहे उस पर्वत का नाम अरावली हो, चाहे उस मैदान का नाम पूर्वी मैदान हो, चाहे इसका नाम हाड़ौती का पठार हो, बाद में बात है, लेकिन ये चीजें हम देखते हैं, तभी हमने भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया है। और पर्वत पठार को आप यूं समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्रदेश है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं आपको मैं। अगर ये मान लीजिए कोई तट है, तो यहाँ कोई धरातल है, तो धरातल पर ये जो आकृति होगी, ये पर्वत होगी, ठीक है ना। यहां से ये जो स्थल होगा, ये पठार होगा। फिर यहां पर अगर आप चलेंगे आगे, ये आपका मैदान होगा, और यहां पर इसी मैदान के पास में अगर कोई भाग ऐसा है तो वो मरुस्थल होगा। दिक्कत क्या आती है पर्वत पठार में, तो पर्वत पठार की सीधी लाइन से देख लीजिए कि ऊंचाई पर जाएंगे जैसे जैसे पर्वत पर, तो आपको ये शीर्ष नुकीला भाग मिलेगा, जबकि पठार पर अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको वहां पर समतल मैदान मिलेगा। जैसे आप पढ़ेंगे मेसा का पठार, तो मेसा के पठार पर क्या है, आपके चित्तौड़गढ़ का किला है। तो आप जैसे ही पठार पर जाएंगे, यानी आप जो ऊंचाई पर जाएंगे, तो वहां पर फिर आपको समतल मैदान मिलेगा, वहां पर नदियां मिल सकती है, आपको झील मिल सकती है, वहां पर आपको महल मिल सकते हैं, लोगों के घर मिल सकते हैं। पर्वत पर ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी इसकी परिभाषा है कि 900 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई है, वो हम सामान्य चीजों को हम पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम भौतिक प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में भौतिक प्रदेश किस कालखंड में बने हैं, ये किस भाग का हिस्सा है, कैसे बने हैं, हम सबको पढ़ेंगे, बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। आप यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।